विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक, सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता। वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वहीं विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। और विक्रम, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं।
क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे। और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवाकर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है, तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे?
देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रही हैं। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ छोड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है, और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली। अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है। पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। महक की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता आलोक ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली थी। सुमित्रा का भी पहले पति से एक विक्रांत नाम का बेटा भी था। बेटी महक, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारा छोटा भाई विक्रांत। आज से हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बेटी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। लेकिन महक कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा आपने, चाहे हम उसे कितना भी प्यार क्यों न दे दें, लेकिन वो हमें पराया ही समझेगी। इधर महक अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा मन ही मन बोली, बड़ी मुश्किल से मेरी आलोक से शादी हुई है और बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन इस लड़की की वजह से मैं यहाँ चैन से नहीं रह पा रही हूँ। इसे देखकर मेरे पूरे तन बदन में आग लग जाती है। जल्दी ही कुछ करके इससे इस घर से भगाना होगा। सुमित्रा के मन में महक के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी, लेकिन आलोक के सामने वो महक से प्यार से बात करने का नाटक किया करती थी। सुमित्रा का बेटा विक्रांत भी वही करता था जैसा कि उसकी माँ उसे करने को कहती थी। ऐसे ही एक दिन आलोक हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी विक्रांत उनके पास आ गया और बोला, पिताजी, मुझे स्कूल से ड्राइंग का प्रोजेक्ट मिला था। मैं महक दीदी की मदद लेने उनके कमरे में गया
तो दीदी ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल ही फाड़ दी। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात पिता को बताने की क्या जरूरत थी? और आप भी इसकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। छोटी बच्ची है बेचारी महक, उसे थोड़ा वक्त लगेगा हमें अपनाने में। अभी अभी तो उसने अपनी माँ को खोया है ना। फिर एक दिन सुमित्रा महक के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। बेटी महक, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी से खाओ बेटा। लेकिन उस समय महक बाथरूम में नहा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा ने खाने की प्लेट कमरे से बाहर फेंक दी और बाहर आकर नाटक करके बोली, अरे ये क्या कर दिया तुमने बेटी? खाने का ऐसे अनादर नहीं करते हैं। खाने की प्लेट कमरे से बाहर गिरी हुई देखकर महक के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो महक को डांटने के लिए उसके कमरे में जाने लगे। तभी सुमित्रा उन्हें रोकते हुए बोली, अरे अरे रुक जाइए, आप उससे कुछ मत कहिए। छोटी बच्ची है ना, थोड़ा नाराज है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित्रा, इसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसका उसकी सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हो। पता नहीं उसे और क्या चाहिए। आप चाहे जितना भी कह लें, पर मैं तो हूँ उसकी सौतेली माँ ना। मेरा भी मन करता है कि वो मुझे माँ कहकर बुलाए, लेकिन अरे तुम रो मत, मैं महक को हॉस्टल भेज दूंगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। जब ये बात महक को पता चलती है कि उसके पिता उसे हॉस्टल भेजने वाले हैं, ये सुनकर महक बहुत दुखी हुई और बैठकर रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए महक रोते रोते सो गई और फिर उसके सपने में उसकी माँ आई और उससे बोली, बेटी महक, तुम बिल्कुल मत रोना। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटी। तुम हमेशा खुश रहना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई नेकलेस दे रही हूँ, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जब सुबह महक नींद से जगी तो उसने देखा कि सचमुच एक जादुई नेकलेस उसके पास रखा हुआ है, जो कि उसकी माँ ने सपने में उसे दिया था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। माँ को सपने में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि माँ हमेशा मेरे साथ है। उनका दिया हुआ जादुई नेकलेस भी मेरे पास ही है। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। फिर महक अपनी माँ के दिए हुए जादुई नेकलेस को अलमारी में रखने लगी। लेकिन तभी महक को अलमारी में नेकलेस को रखते हुए सुमित्रा ने देख लिया। अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। इस सुंदर से नेकलेस को तो मेरे पास होना चाहिए। फिर जब महक किसी काम से बाहर गई तो सुमित्रा चुपके से उसके कमरे में घुस गई और जल्दी से जादुई नेकलेस निकालकर पहन लिया। तभी अचानक जादुई नेकलेस एक रस्सी में बदल गया और उसे कस के जकड़ लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर महक की माँ का साया प्रकट हुआ और ये देखकर सुमित्रा की हालत खराब हो गई। भूत! अरे अरे, कोई बचाओ मुझे। मेरी बेटी को तुम परेशान करती रहोगी और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मेरे पति के पास फौरन जाओ और अपनी सारी सच्चाई बताओ। जो भी तूने मेरी बेटी के साथ किया है वो भी। अगर नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। पहले मुझे आजाद तो कर दो। फिर अचानक से रस्सी वापस जादुई नेकलेस में बदल गई और अपने आप अलमारी में जा पहुँची।
ये सब देखकर सुमित्रा बहुत डर गई और तुरंत जाकर आलोक को सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर आलोक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम कैसी औरत हो? सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है, ये तुमने साबित कर दिया। मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी बेटी को अपने से दूर करने का सोच लिया था। तुम जैसी औरत को तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, वरना मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएगा? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कौन है? मुझे सबक मिल चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए सुमित्रा ने आलोक के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। तभी वहाँ महक आ पहुँची और बोली, पिताजी इन्हें माफ कर दीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं पर हमारे साथ रहेंगी। जो हुआ उसे भूल जाइए पिताजी। महक की बात सुनकर सुमित्रा को अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर महक से भी सुमित्रा ने माफी मांगी। उस दिन के बाद से सुमित्रा के व्यवहार में बहुत ही बड़ा बदलाव आया और वो महक को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और इस तरह सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गोरी बहन और काली बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सदरपुर नाम के गांव में राधा नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी माया और उसकी 2 बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था जिया और दूसरी का नाम था रिया। जिया राघव की पहली पत्नी की लड़की थी, इसीलिए जिया की सौतेली माँ उससे हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया करती थी। उसे जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन माया जिया से कहती है, अरे ओ जिया की बच्ची, कहाँ मर गई? यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया, क्या काम है माँ? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं और तो और मेरी रिया को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ रिया को? मुझे बाजार जाना है, तो तू ये सब घर के काम खुद ही कर लेना। जी माँ, मैं सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? ठीक है माँ, आप जाइए। ऐसा बोलकर माया वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है और जिया घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से जिया बहुत थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए वो उसकी मनपसंद जगह जाती है, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर जिया आराम करने लगती है और वहीं बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। अगर मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं कभी उनकी कमी नहीं महसूस करती, वो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा बोलकर जिया की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके कानों में उसके पिताजी की आवाज आती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले ही बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो अब घर चलो, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर जिया अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही माया उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तू है कि इससे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। उससे कुछ हो गया होता तो? आज जिया भी चुपचाप सब कुछ सुन लेती है, क्योंकि वो भी रिया को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को? हाँ हाँ, आप तो इसी की साइड लेंगे। अगली बार अगर ऐसी गलती हुई ना, तो फिर मैं तुझे देखती हूँ। जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर जिया वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है।
तभी रिया अपनी माँ से कहती है, माँ तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो मुझे हमेशा डांटती ही रहती हो। अरे नहीं मेरी लाडली गुड़िया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा शांति से ले रही हूँ। तुम चिंता मत करो। मगर माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर बता दूंगी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना। अब देखो कितना परेशान करती हूँ मैं उसको। ऐसा कहकर माया अपना व्यवहार जिया के प्रति और भी सख्त कर देती है। अब माया घर के सारे काम भी जिया से ही करवाती थी और खुद आराम किया करती थी। माया का दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन माया जिया से कहती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी? मगर माँ मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाते रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरे लिए मुसीबत है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। जिया अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते वो अपने मन ही मन में सोचती है, यूँ माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मेरी खूबसूरती उनकी आँखों में चुभती है, इसीलिए मुझसे हमेशा ऐसा ही कहते रहती हैं, हमेशा काम कराते रहती हैं। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे ऐसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर माया के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी वजह से जिया बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही माया एक दिन जिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन नाराज होकर जिया घर के बाहर चली जाती है और रोते रोते वो जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। अरे घबराओ नहीं, मैं परीलोक की रानी परी हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है बेटी? परी जी, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत चिढ़ती है और मेरी बहन रिया वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, इसी के कारण माँ मुझसे बहुत जलती है। अब मैं क्या करूँ परी जी? ऐसा कहकर जिया फिर से रोने लगती है। तभी परी जिया से कहती है, मेरी बच्ची रोना बंद करो, ये लो, ये थोड़ा सा जादुई जल है, ये पानी तुम्हारी माँ को देना, इस पानी से चेहरा बदल जाता है। परी वो जादुई जल जिया को देती है और कहती है, बेटा ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से जो भी व्यक्ति इस जादुई पानी को अपने चेहरे पर लगाएगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। मगर इस जल का 2 बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। ऐसा कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और वो जादुई पानी लेकर अपने घर आती है। इधर माया बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसे जिया दिखाई देती है तो माया कहती है, अरे मनहूस जिया, कहाँ चली गई थी? सच सच बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। माँ मैं गांव के बाहर जंगल में जा रही थी, तभी मुझे एक परी दिखाई दी। उन्होंने मुझे ये जल दिया है, ये जादुई जल है माँ,
इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने से उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही है? दिखा वो पानी जल्दी से मुझे। हाँ माँ, हम इसका इस्तेमाल रिया पर कर देखेंगे। ला दे, ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब माया उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जादुई जल लेकर वो अपनी बेटी रिया के पास जाती है। अरे रिया, उठो बेटा, देखो मेरे पास क्या है। अरे क्या है ये माँ? ये जादुई जल है, जो भी इसे अपने चेहरे पर लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगाकर जल्दी से खूबसूरत बन जाओ। ऐसा कहकर रिया अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगाकर देखती है। वो सच में बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। रिया बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख जिया भी बहुत खुश होती है। अब माया का जिया के प्रति रवैया भी बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी और उससे बहुत प्यार करने लगी। उस दिन के बाद से माया अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती। इस तरह से जिया हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।